वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम आलोचना अथवा समीक्षा से क्या तात्पर्य है इसको समझेंगे और देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो आलोचना का कार्यविभाजन है वो किस तरीके से है इसको देखेंगे। साथ ही साथ जो तुलनात्मक आलोचना से क्या तात्पर्य है, इन तमाम विषयों पे हम लोग दृष्टिपात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दरअसल आपको पता है आलोचना हिंदी साहित्य अथवा किसी भी साहित्य क्षेत्र में आलोचना से जो तात्पर्य होता है या आलोचना का जो अर्थ होता है वो किसी भी कृति के मूल्यांकन से होता है। यानी कि जब कोई आलोचक किसी भी कृति का अथवा रचना का मूल्यांकन करता है तो उसे आलोचना कहते हैं, और ऐसा करने वाले को, जैसा कि मैंने कहा, आलोचक कहते हैं। आलोचना यानी कि किसी भी कृति को अथवा रचना को पूर्ण तौर पे देखना, यानी कि उसके संपूर्ण गुण और दोषों की विवेचना करना ही आलोचना कहलाता है। और ये जो आलोचना है ये मुख्य तौर पर अनिवार्यता जो है वो दो पक्ष इसके हैं, दो पक्षों पे आधारित होती है। एक आपका सैद्धांतिक पक्ष है और एक आपका व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, तो दो पक्ष होते हैं। दो तरीके की जो समीक्षाएं हैं हमें देखने को मिलती हैं। अधिकांश जो समीक्षक होते हैं या आलोचक होते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि वो इन समीक्षा के इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाने का प्रयास करें। ऐसे में कुछ आलोचकों के नाम आते हैं जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में, यानी कि सैद्धांतिक हो अथवा व्यवहारिक समीक्षा की बात हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है। ऐसे में जो नाम आते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हैं। ये जितने भी आलोचकों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी क्या है चलाई है। चलिए, कालविभाजन की अगर हम बात करें तो आलोचना अथवा जो समीक्षा का जो कालविभाजन होता है वो शुक्ल जी के नाम पे होता है। शुक्ल जी से आप परिचित हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य, जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रकाशित हुआ था। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले वो प्रारंभिक तौर पर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित होता है, यानी कि प्रारंभिक तौर पे ये भूमिका में पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो आपका आया था। प्रारंभ में जो इसका नाम था वो हिंदी साहित्य का विकास था, बाद में चल के हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ। तो ये आलोचना के क्षेत्र में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान की बात करें तो उनकी हिंदी जगत में जो जितनी भी स्थापनाएं हैं, चाहे वो आदिकाल को लेके हों, चाहे वो भक्तिकाल को लेके हों अथवा रीतिकाल को लेके हों, वो महत्वपूर्ण है। वो एक नींव के पत्थर के समान है हिंदी शोधार्थियों के लिए, हिंदी शिक्षकों के लिए और हिंदी पाठकों के लिए अथवा हिंदी विद्वानों के लिए। तो अगर हम आलोचकों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जो है महत्वपूर्ण है हिंदी जगत में, और इन्हीं के नाम पे पूरा का पूरा जो है आलोचना के क्षेत्र का विभाजन होता है। शुक्ल जी का जो समय है, यानी कि शुक्ल युग, उसके पहले का जो समय है शुक्ल पूर्व युग, और उनके बाद का समय है शुक्लोत्तर युग। यानी कि शुक्ल जी के पहले का युग जो है वो शुक्ल पूर्व युग है, उनके बाद का जो है वो शुक्लोत्तर, यानी कि उनके बाद में जो आलोचना के क्षेत्र में काम हुआ है उसके बाद आपकी समकालीन समीक्षा जो 1970 ईस्वी से अब तक उसका समय है। शुक्ल पूर्व युग यानी कि 1850 से 1920, शुक्ल युग यानी कि 1920 से 1940 का जो समय है, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद का जो समय है 1920 से 1970, और समकालीन समीक्षा यानी कि 1970 से अब तक। आगे आप देखेंगे इसका विभाजन किस तरीके से होता है। जो शुक्ल पूर्व युग है, यानी कि शुक्ल जी के पहले का जो युग है वो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में विभाजित होता है। जैसा कि आपको पता है कि 1825 तक आपका ये भारतेंदु युग हो जाएगा, उसके बाद द्विवेदी युग आपका 1900 से 1920 हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद का जो युग है उसमें 4 तरीके की जो समीक्षाएं हैं वो मुख्य रूप से सामने आती हैं। एक आपका स्वच्छंदतावादी समीक्षा, एक आपका प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा। इन 4 क्षेत्रों में जो है आलोचना के क्षेत्र में काम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आलोचना अथवा समीक्षा का जो कालविभाजन है वो किस तरीके से होता है। तमाम आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक आलोचना की, यानी कि जहाँ पे दो विषयों को लेके कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि 1907 में, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में
बिहारी और सादी इस शीर्षक से तुलनात्मक समीक्षा की थी सरस्वती पत्रिका में, और इसी से वहीं से ही तुलनात्मक समीक्षा की तुलनात्मक आलोचना की जो है शुरुआत मानी जाती है। सादी कौन है? सादी ये फारसी के कवि हैं। तो बिहारी और सादी ये शीर्षक था, और पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखित 1907 में सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका से आप परिचित हैं, 1903 से लगा के 1920 तक लगभग महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया, और हिंदी जगत के लिए हिंदी के विकास के लिए, हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में इस पत्रिका का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उस बड़े काल में यानी कि 1903 से 1920 तक आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक के तौर पर रहे, उनका जो मुख्य योगदान है वो हमारे सामने आता है। एक और महत्वपूर्ण विषय तथ्य वो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं यानी कि जो 3 भाई माने जाते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न, ये इनकी पुस्तक का शीर्षक है हिंदी नवरत्न। इसका जो समय है 1910 है, जैसा कि मैंने बताया इनके लेखक मिश्र बंधु हैं। इन्होंने यहाँ पे इस ग्रंथ के अंदर तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ मिश्र बंधुओं ने इस पुस्तक में हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया था, जिसमें तुलसीदास जी भी थे, सूरदास जी थे, देव थे, बिहारी थे, त्रिपाठी बंधु भी थे, भूषण और मतिराम। तो कुल उसमें 9 कवियों को स्थान उन्होंने दिया था मिश्र बंधुओं ने। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में ही देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं इस विवाद की शुरुआत हुई थी। यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि देव बड़े या बिहारी, ये जो विवाद है, ये विवाद जो शुरू हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई वो हिंदी नवरत्न ग्रंथ से हुई, जिसके लेखक जो हैं वो मिश्र बंधु हैं। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसीदास और सूरदास के समकक्ष बिठाने का प्रयास किया था या बिठाया था। तो देव को इन्होंने उस ग्रंथ में तुलसी और सूरदास जी के समकक्ष स्थान दिया है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहाँ पे इन्होंने देव को बड़ा बताया है। तो देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, इस विवाद से संबंधित कुछ पुस्तकें यानी कि जो मुख्य पुस्तकें हैं वो परीक्षाओं में आपकी पूछी जाती हैं। आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं वो पूछे जाते हैं। पहला है कि बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, 1918 का ग्रंथ है। इसके जो आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा है, जैसा कि मैंने बताया। इनसे जुड़ा हुआ एक विषय आपको ध्यान रखना है कि 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी की तुलनात्मक समीक्षा की, और वहीं से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत हुई। तो पद्म सिंह शर्मा के विषय में ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन जो ग्रंथ है, इसके लेखक जो आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा हैं, वहाँ पे इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। बिहारी से आप परिचित हैं, रीतिकालीन रचनाकार हैं, और इन्होंने अपने बिहारी सतसई एकमात्र ग्रंथ से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, जिनके विषय में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक की तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये बिहारी के विषय में महत्वपूर्ण बात की जाती है। देव और बिहारी ये दूसरा आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके आलोचक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। यहाँ पे इन्होंने देव को बड़ा माना है। देव ही आपको पता है रीतिकालीन रचनाकार हैं। बिहारी और देव ये ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके लेखक लाला भगवान दीन है। वहाँ पे इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। तो देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, एक महत्वपूर्ण विवाद है तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में, जिसको आपको ध्यान रखना है।